सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। माध्यम के सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज हम विज्ञान भाग 2 की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो वह अध्ययन करने से पहले आज हम विज्ञान इस विषय में किस प्रकार की हमारा प्रश्न पत्र रहेगा, आपको मार्क्स का विभाजन जो है गुणों का वह किस प्रकार किया गया है, वह जानकारी हम सबसे पहले लेंगे, क्योंकि वह जानकारी जब हम हासिल करेंगे तो ही हमारा जो आगे का मोटिव है कि मुझे विज्ञान विषय में अधिक अंक किस प्रकार आएंगे वह हम डिसाइड कर पाएंगे। इसके लिए हम पहले गुणों के बारे में देखेंगे कि आपके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह किस प्रकार किया गया है, वह हम देखेंगे। वैसे तो बच्चों आप लोगों ने 9वीं में परीक्षा तो दी ही है, इसके लिए आप लोगों को विज्ञान इस विषय में पहले से ही जानकारी है, आपके पेपर कैसे आते हैं, या विज्ञान भाग 40 मार्क्स का, विज्ञान भाग दूसरा जो है वह 40 अंक का, ये आप लोगों को पता है। ऐसे 80 अंक का आप लोगों का कुल पेपर होता है। और फिर आगे जो अंक है वह 20 मार्क्स के वह आप लोगों को प्रयोग पुस्तिका में या उपक्रम में डिवाइड किए जाते हैं। तो उसी प्रकार अभी हम फिलहाल 10वीं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो 10वीं में आप लोगों को जो अंक है वह किस प्रकार दिए जाते हैं। तो पहला है हमारा प्रात्यक्षिक कार्य। प्रात्यक्षिक कार्य में आप लोगों को विज्ञान भाग 1 में 6 गुण मिलते हैं। बरं पडेल ना। प्रात्यक्षिक अंक में प्रात्यक्षिक कार्य में आप लोगों को विज्ञान भाग 1 में 6 गुण मिलते हैं और विज्ञान भाग 2 में 6 गुण, और नोंद वही में आप लोगों को विज्ञान भाग 1 में 2 अंक और विज्ञान 2 में 2 अंक, और उपक्रम में आप लोगों को भाग 1 में 2, भाग 2 में 2, इस प्रकार टोटल जो है आपके 20 अंक आपको दिए जाते हैं। वही प्रक्रिया का अवलंबन द्वितीय सत्र में किया जाता है। आपकी प्रात्यक्षिक कार्य मतलब जो आप जो प्रैक्टिकल करते हो उसके अनुसार भाग 1 का प्रयोग करेंगे हम तो आपको 6 अंक मिलेंगे, और भाग 2 का हम प्रयोग करेंगे तो उसमें हमें 6 अंक मिलने वाले हैं। प्रात्यक्षिक नोंद वही मतलब आप लोगों की जो प्रयोग पुस्तिका है, भाग 1 के जो आप प्रयोग लिखने वाले हो उसे आपको 2 अंक मिलेंगे, और भाग 2 की जो आप प्रयोग पुस्तिका बनाने वाले हो उससे आप लोगों को 2 अंक मिलेंगे। और फिर रहा हमारा उपक्रम। भाग 1 में जो उपक्रम है वह 2 अंक के लिए, और भाग 2 में हमारा जो उपक्रम है वह 2 अंक के लिए होता है। तो उपक्रम क्या होता है, देखो कि हमारे पाठ के नीचे जब हमारा पाठ पूर्ण हो जाता है तब उस पाठ के नीचे हमें कुछ उपक्रम दिए होते हैं। उन उपक्रमों का अवलंबन हम कर सकते हैं उपक्रम बनाने के लिए, या हमें विज्ञान विषय के संदर्भ में अगर हमारे कोई शिक्षक हमें कोई दूसरा उपक्रम सुझाते हैं तो उस उपक्रम का भी वापर हम कर सकते हैं, और उससे अधिक जानकारी प्राप्त करके हम वो उपक्रम भी बना सकते हैं। जिसे प्रत्येक को भाग 1 के उपक्रम को 2 और भाग जो 2 है विज्ञान का हमारा उसे हमें 2 अंक मिलते हैं। आगे हम हमारी जो लेखी परीक्षा जो होती है उसका पैटर्न किस प्रकार का होता है वह हम देखते हैं। हमें यहाँ लेखी परीक्षा का दिया है, हमारी जो लिखित परीक्षा होती है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 जो है उसका प्रश्न प्रकार हम देखेंगे। उसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 1 अ जो है उसमें क्या होता है, वह बहुपर्यायी प्रश्न होता है। मतलब ऑब्जेक्टिव से वहाँ अधिकतर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, और रिक्त स्थान में हमें वो 5 अंक का प्रश्न आता है। उसमें हमें 5 प्रश्नों को कंपलसरी हल करना है। उसमें बहुपर्यायी है, हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, सही पर्याय हमें लिखना है। और आजकल तो ऐसी सुविधा की है हमें वो रिक्त स्थान पूर्ण लिखने की आवश्यकता नहीं होती। हम बस अपने पर्याय का क्रमांक जो A B C D ऐसे जो 4 आपको जो क्रमांक दिए उसमें से हमारा जो सही उत्तर है, समझ लो हमारा सही उत्तर B है तो हम हमारे 1 नंबर डाल के हम उसका उत्तर A है तो A लिखेंगे, अगर हमारा सही उत्तर B है तो हम B लिख सकते हैं। हमें पूर्ण रिक्त स्थान लिखने की आवश्यकता नहीं होती। उसमें 5 प्रश्न दिए होते हैं और वो 5 हमें कंपलसरी है।
और फिर वहाँ विकल्प से गुण दिए हैं वो 5। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है। उसमें हमें दिया होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए होते हैं, उसमें रिक्त स्थान इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते। वह भी 5 प्रश्न दिए होते, 5 प्रश्न 5 अंक के लिए होते हैं। उसमें हमें और पर्याय नहीं मिलते, 5 के 5 प्रश्न हल कर सकते हैं। जिसमें हमें कुछ आकृति आ सकती है, आकृति पहचानो या आकृति बनाओ, या कोई तालिका है उस तालिका को पूर्ण करो, पर अपूर्ण तालिका को पूर्ण करो, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। या सिर्फ नाम लिखो, जो आपको घटक दिया है वो किससे संबंधित है उसका आप नाम लिखो, इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को इसमें आता है। तो वो 5 अंक के लिए है, उसमें विकल्प नहीं है, इसके लिए विकल्प सह गुण भी 5। आगे हमें प्रश्न क्रमांक 2 उसमें हमें वैज्ञानिक कारण लिखो ऐसा रहता है। उसमें 3 कोई भी वैज्ञानिक कारण दिए रहते हैं, उसमें से हमें सिर्फ 2 वैज्ञानिक कारण को हल करना है, जिन्हें हमें 4 अंक मिलेंगे। वह दिए गए पर्याय के साथ वह हमें 6 अंक के लिए आता है, और हमें सिर्फ कोई भी 2 हल करने हैं, तो ऐसे कुल गुण जो अंक है वह हमें 4 मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित प्रश्नों को हल करो कोई भी 3। उसमें हमें हर एक प्रश्न 2-2 अंकों का लघुत्तरी प्रश्न आता है, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जिन्हें हमें हल करना होता है। वह हमें विथ ऑप्शन आते हैं। इसके लिए वैकल्पिक गुण के साथ अगर हम देखें तो वह 10 अंक के लिए है, और फिलहाल हमें सिर्फ 3 हल करने हैं, इसके लिए वह हमें कुल अंक 6 उसमें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। उसमें कोई भी 5 प्रश्नों को हमें हल करना होता है, और हमें वहाँ हर एक प्रश्न को 3 अंक ऐसे 8 प्रश्न दिए रहते हैं, और इन कुल 8 प्रश्नों को मिलाकर मतलब विकल्प सहित यानी पर्याय के साथ वह 24 मार्क्स के लिए वह प्रश्न आता है। और हमें उस प्रश्न में लिखा गया है कि कोई भी 5 प्रश्नों को हल करो, इसके लिए 5 को प्रत्येक प्रश्न को 3 ऐसे मिला के कुल अंक 15, यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 यह हमारा 15 अंक का होता है। आगे दिया है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। उसमें निम्नलिखित प्रश्नों को हल करो कोई भी एक। यह दीर्घोत्तरी प्रश्न है जो पाठ के आधार पर बड़े स्वरूप में हमें विस्तारित रूप से लिखना होता है। वहाँ हमें 2 प्रश्न दिए होते हैं, और 2 में से सिर्फ एक ही प्रश्नों को हल करना है, और 2 प्रश्न दिए होने के कारण उसे पर्याय के साथ दिए होने के कारण वह 10 अंक के लिए आता है, और हमें कोई एक प्रश्न ही हल करने के लिए कहा गया है, इसके लिए उसे कुल अंक 5। ऐसे हमें हमारा प्रश्न पत्र कुल 40 अंक का होता है। वहाँ 45 हुआ है गलती से, वहाँ 40 अंक का कुल हमारा वह प्रश्न संच जो है प्रश्न पत्र है। अगर वह पर्याय के साथ गिने तो वह 60 अंक का होता है। वैसे तो हमारा वो जो आप भाग 1 भी देखें हम विज्ञान 1 या भाग 2 भी, वह कुल पर्याय के साथ वह जो प्रश्न पत्र है वह 60 अंक का होता है, और हमें प्रश्न पत्र जो है परीक्षा जो 40 अंक की हम देते हैं, और आपके अंक जो है वह 40 में से गिने जाते हैं। आगे हम बढ़ेंगे अपने विज्ञान भाग 2 की पढ़ाई की ओर, जिसमें हम देखेंगे अगर अभी हम पढ़ाई को शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो पाठशालाएं बंद है, लेकिन हमारी पढ़ाई जारी है, तो इसके लिए आप लोगों ने तो घर पे बैठ के पढ़ाई को करने को शुरुआत तो की ही होगी। हमें विज्ञान को अगर पढ़ाई करनी है तो हमें पहले जान लेना है कि कौन सा पाठ कितने अंक के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। 10वीं के लिए पढ़ाई के लिए वह जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अभी हम अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 के जो हमारे 10 पाठ यहाँ दिए हुए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो उसमें हमें पहला पाठ है आनुवंशिकता और उत्क्रांति। वह उस पाठ पर आधारित प्रश्न जो है वह अगर पर्याय के साथ देखें तो 5 अंक के लिए आते हैं, लेकिन उस पाठ का जो अंक है वह 3 है। दूसरा हमारा जो पाठ है वह है सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1। उसमें हमें पर्याय के साथ 6 अंक आते हैं, और फिलहाल उसी गुण जो है वह है 4 अंक। हमारा जो तीसरा पाठ है वह है सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 2, और वह पर्याय के साथ आता है हमें परीक्षा में 7 अंक के लिए। उसे कुल अंक कितने हैं तो 5। चौथा हमारा लेसन है पर्यावरणीय व्यवस्थापन। पर्याय के साथ आता है वह 7 अंक के लिए, लेकिन कुल गुण जो है उसे वह 5 है। उसी प्रकार हरित ऊर्जा की दिशा में हमारा 5वां पाठ है
उस पांचवें पार्ट को कुल 4 अंक दिए, उसका जो वेटेज है परीक्षा में प्रश्न पूछने का वो 4 है, और विद ऑप्शन जो है उसे 6 अंक दिए गए हैं। छठवां पार्ट है हमारा प्राणियों का वर्गीकरण, उसे 4 अंक दिए हैं, और विद ऑप्शन वह जो प्रश्न पत्र है उसमें ये पार्ट 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अगला हमारा पार्ट है 7वां, पहचान सूक्ष्मजीव विज्ञान की, उसे हमें 4 अंक दिए जाते हैं, और वैकल्पिक के साथ विद ऑप्शन वह 6 अंक के लिए आता है। 8वां पार्ट है हमारा कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, यह पार्ट भी 4 अंक के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। अगर हम पर्याय के साथ देखें, वैकल्प के साथ देखें, तो वह पार्ट भी 6 अंक के लिए दिया जाता है। अगला पार्ट है 9वां हमारा सामाजिक स्वास्थ्य, उसके लिए भी 4 अंक दिए गए हैं, और पर्याय के साथ वह भी 6 अंक के लिए आता है। और हमारा आखिरी और 10वां पार्ट आपदा प्रबंधन, वह 3 अंक के लिए उसका वेटेज जो है वह 3 अंक है, और पर्याय के साथ उसमें 5 अंक के लिए दिया जाता है। ऐसे कुल विदाउट ऑप्शन जो है वो हमारा भाग 2 के सारे लेसन 40 अंक के हुए, और अगर हम विकल्प के साथ गुने जोड़े उन्हें तो हम देखेंगे कि वह हमारा प्रश्न पत्र जो है वह 60 अंक का होता है। जैसे कि हमें अभी हमने सुना था कि हमारा कुल प्रश्न पत्र 60 अंक का होता है, लेकिन हमारा जो अंक है वह हमें 40 में से दिए जाते हैं। आगे हम अपने पहले पार्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 के पहले पार्ट को शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है आनुवंशिकता और उत्क्रांति। तो अभी पाठ को शुरुआत करने से पहले हम आनुवंशिकता क्या है और उत्क्रांति क्या है उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा आनुवंशिकता। तो जैसे कि चित्र में दिखाई दिया है कि इस चित्र में हमने शेर और उसकी कुछ शेरनी और उसकी बच्चे दिखाए, बछड़े दिखाए हैं। यहाँ हम एक फैमिली दिखाई दे रहे हैं, माता पिता और उनके बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस आकृति का आनुवंशिकता से क्या संबंध है? तो इस आकृति में ही हमारे आनुवंशिकता का अर्थ छुपा हुआ है। हम ये समझ सकते हैं इस इमेज को देखकर कि आनुवंशिकता मतलब ही क्या। तो अपने माता पिता के जो गुण हैं वह एक पीढ़ी से होकर अगली पीढ़ी में जाना, मतलब हम जैसे हैं हमारे बच्चे भी वैसे ही होते हैं। जैसे हमें 2 आँखें, फिर 2 कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, इस प्रकार की जैसे हमारी रचना हुई है, हमारे होने वाले बच्चों की रचना भी वैसे ही होगी। चाहे वह पशु हो, प्राणी हो, पक्षी हो, उन सभी की रचना उनके पेरेंट्स के जैसी ही होती है। यही है आनुवंशिकता, जिसमें आने वाली पीढ़ी जो है वह लगभग अपनी ही माता पिताओं के गुण धर्मों को लेकर आती है, अगली पीढ़ी में अपने गुणों को संक्रमित करती है। इसी हम आनुवंशिकता कहते हैं। और अभी उत्क्रांति लिखा है, तो उत्क्रांति क्या है? सजीवों का धीमी गति से होने वाला विकास, यानी उत्क्रांति। अगर हम किसी एक छोटे बच्चों के बारे में भी देखें तो जैसे ही हम जन्म लेते हैं वैसे ही हमारा विकास नहीं होता। जैसे ही हमारा जन्म हुआ हम तुरंत बोलने नहीं लगे, खेलने की शुरुआत नहीं करने लगे। ठंडा क्या है, खट्टा, मीठा, ये जो जानकारी है वह हमें बचपन में ही पहले से समझ में आई नहीं। जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे जिन जिन बातों से हमारा संपर्क आया, हम जिनका अनुकरण करने लगे, आसपास के परिसर का अनुभव करने लगे, वैसे वैसे हमें समझ आती गई। हमारा धीरे धीरे बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक ये जो विकास है वह धीरे धीरे होता गया। वह जन्मजात किसी भी सजीव में आता नहीं। तैरना, पढ़ना, लिखना, गाना, ये सारी क्रियाएं हमें जन्मजात आती नहीं। वह धीरे धीरे सीख कर, दूसरों को देखकर, हमारे आसपास की क्रियाएं, घटनाएं जो है उन्हें समझकर, उनका अनुकरण करके ही वह हमें समझती है और वह उन्हें हम करने लगते हैं या उनका हम प्रयास करते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि उत्क्रांति है जो धीरे धीरे हो रही है, तुरंत नहीं होती, वह धीमी गति से होती है। हाँ, तो ये सजीवों का ये जो उत्क्रांति है, हमारा निर्माण कैसे हुआ, यह हम इस पाठ में समझने वाले हैं। तो ये अभी हमने अपने पाठ के नाम का अर्थ देखा कि आनुवंशिकता क्या है। ये क्या देखा हमने? तो हमारे गुणधर्म हमारी अगली पीढ़ी में जाने वाले हैं
और उत्क्रांति मतलब तो हमने क्या देखा, तो उत्क्रांति मतलब हमने देखा कि सजीवों का जो विकास है वह किस प्रकार होने वाला है, जो धीरे धीरे होता है, उसे हमने उत्क्रांति ऐसा नाम दिया, जो आगे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अब इस पाठ के कौन कौन से घटक हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, तो हमारा पहला घटक है आनुवंशिकता एवं आनुवंशिक बदल, दूसरा है प्रतिलेखन, भाषांतरण तथा स्थानांतरण, हमारा तीसरा घटक है उत्क्रांति, चौथा है उत्क्रांति के प्रमाण, अगला हमारा घटक है डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, अगला है लेमार्कवाद, उसके बाद है जाति का निर्माण मतलब ही उद्भवन, और लास्ट है मानवीय उत्क्रांति। तो अभी हम हमारे पाठ के इस घटकों में से पहले घटक के बारे में जानकारी लेंगे, आनुवंशिकता एवं आनुवंशिक बदल। तो अभी आनुवंशिकता क्या है ये तो अभी हमने जान ही लिया है, किंतु आनुवंशिक बदल किस प्रकार के होते हैं, वो कैसे है, वो समझने से पहले हमें पाठ में कुछ शुरुआत में ही हमें पाठ की शुरुआत में ये 3 प्रश्न दिए हैं, थोड़ा याद कीजिए। ये थोड़ा याद कीजिए ऐसा क्यों कहा होगा, क्योंकि इन प्रश्नों के बारे में जानकारी हम पिछली कक्षा में ले चुके हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है सजीवों के कोशिका केंद्रक में आनुवंशिक गुणधर्म का वहन करने वाला कौन सा घटक है। दूसरा प्रश्न है हमारा अपने माता पिता के शारीरिक तथा मानसिक लक्षणों को संतान में संक्रमित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा डीएनए का अणु किस घटक से बना हुआ है। तो अभी हम अपने पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, उनके उत्तर हम समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है सजीवों की कोशिका केंद्रक में आनुवंशिक गुणधर्म का वहन करने वाला कौन सा घटक है। सजीवों के कोशिका केंद्रक में आनुवंशिक गुणधर्म का वहन करने वाला कौन सा घटक है। तो वह घटक कौन सा है, गुणसूत्र। गुणसूत्र एक ऐसा घटक है जो हमारी जानकारी जो है वह गुणधर्म जो है वह एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक संक्रमित करता है। तो ये गुणसूत्र होता क्या है, तो उसकी परिभाषा हमें हमारे प्रश्न में ही मिलेगी। किस प्रकार, तो गुणसूत्र मतलब क्या, अगर हमें परीक्षा में प्रश्न आया कि गुणसूत्र की परिभाषा लिखो या गुणसूत्र का अर्थ क्या है, तो हम हमारे इस प्रश्न का उत्तर हमारे प्रश्न में ही है। सजीवों के कोशिका केंद्रक में स्थित और आनुवंशिक गुणधर्म का वहन करने वाला घटक मतलब ही गुणसूत्र। सजीवों के कोशिका केंद्रक में स्थित और आनुवंशिक गुणधर्म का वहन करने वाला घटक मतलब ही गुणसूत्र होता है। तो ये गुणसूत्र होता कहाँ है, जैसे कि अभी हमने सुना वह कोशिका के प्रत्येक केंद्रक में यह गुणसूत्र होता है, और जैसे जैसे कोशिका का विभाजन होने को शुरुआत होती है ये गुणसूत्र हम सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देख सकते हैं। अभी एक हमें यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है, जैसे कि अभी हमने सुना कि गुणसूत्र कहाँ होते हैं, तो कोशिका के प्रत्येक केंद्र में। यहाँ सेल यानी ये हमारा केंद्रक है और फिर ये कोशिका है, इस कोशिका का केंद्रक है, और ये हमें यहाँ गुणसूत्र दिख रहा है, और इसमें बैठे हुए ये डीएनए यानी डीएनए जो है यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वो हमें यहाँ दिखाई देते हैं, जनुकों की रचना जो है वह हमें दिखाई देते हैं। अभी जैसे कि इस आकृति में हमने देखा कोशिका बनी, कोशिका के केंद्रक है, केंद्रक में गुणसूत्र है, और फिर डीएनए जो हमारी जानकारी को संक्रमित करने वाला है, जो हमारी जानकारी को संक्रमित करने वाला है। या वैसे ही हम एक उदाहरण लेंगे कि जैसे कि आपकी किताब कैसे बनी, तो देखो कि पहले अक्षरों शब्द की निर्मित हुई, फिर शब्द के बाद अक्षर बने, अक्षरों से वाक्य बने, और वाक्य से हमारा जो है वह एक एक पाठ बना, और पाठ के आधार पर सभी जब पाठों को क्रम से जुड़ा गया तो हमारी एक किताब बनती है। वैसा ही हमारा शरीर है, जैसे हर एक जो सजीव है, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, उसकी सजीव की शरीर की निर्मित की शुरुआत एकमात्र कोशिका से होती है। उस कोशिका से उसकी शुरुआत होती है और कोशिका का विभाजन होने को शुरुआत होती है, और जैसे ही कोशिका का विभाजन होने लगता है वैसे ही क्या होता है, कोशिका का विभाजन होने के पश्चात
और कई सारी कोशिकाएं बनती है और उनसे ऊतक बनता है। फिर ऊतकों से एक विभिन्न कार्य करने वाले, एक उन पर सौंपा गया एक जिम्मेदारी निभाने वाले एक एक घटक बनते जाते ऊतकों का समूह बनने लगता है और उनसे अंग बनते हैं। जैसे हमने सुना कि पहले कोशिका का जो समूह है विशिष्ट कार्य करने वाला, वह उनसे कोशिका के समूह से ऊतक बने, ऊतकों से विशिष्ट कार्य करने वाले ऊतकों से हमारे अंग बने, अंग से अंग संस्थान बने और फिर हमारा ये शरीर बनाए। अत्यंत जटिल रचना होती है हमारे शरीर की। वैसे हमने गुणसूत्र को इस चित्र में समझा कि जैसे कि हर एक सजीव का शरीर जो है वह कोशिका से बना है, तो उन कोशिकाओं में जो शीत केंद्रक है उनमें एक गुणसूत्र पाए जाते हैं और वही गुणसूत्र क्या कार्य करते हैं, तो हमारे आनुवंशिक गुणधर्मों का वहन एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेकर जाते हैं, जिसके कारण हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह हमसे बराबर मिलती जुलती है। आगे हम हमारे दूसरे प्रश्न के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, अपने माता पिता के शारीरिक तथा मानसिक लक्षणों को संतान में संक्रमित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपने माता पिता के शारीरिक तथा मानसिक लक्षणों को संतान में संक्रमित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसका उत्तर है अनुवंशिकता। पाठ के शुरुआत में ही जब हमने अनुवंशिकता और उत्क्रांति इस पाठ के बारे में अर्थ हम जान रहे थे, तभी हमने अनुवंशिकता मतलब क्या वह हमने समझा था कि हमारी अगली पीढ़ी जो है वह हमसे मिलती जुलती है। शारीरिक तथा मानसिक लक्षणों को संतान में संक्रमित होने वाली जो प्रक्रिया है उसे अनुवंशिकता कहते हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, कुत्ते के बच्चे कुत्ते के जैसे होंगे, एक पक्षी जैसे तोते के बच्चे तोते के जैसे, और हम हैं तो हमारे बच्चे हमारे जैसे ही होंगे, उसी को ही हम अनुवंशिकता कहते हैं। अभी हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ने वाले, जो कि है डीएनए का अणु किस घटक से बना हुआ है? डीएनए का अणु किस घटक से बना हुआ होता है? तो अभी डीएनए का अणु जो है वह डीऑक्सीराइबो शर्करा युक्त अणु, फॉस्फोरिक अम्ल और तीसरा जो है वह नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, इनसे बना हुआ होता है। तीसरा मी लिहू शकते तिथे नाही आहे तो। Back. देखो हमारा तीसरा प्रश्न है, डीएनए का अणु किस घटक से बना हुआ है? तो उसका उत्तर है डीएनए का अणु डीऑक्सीराइबो शर्करा युक्त अणु, फॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से बना हुआ होता है। डीएनए मतलब ही क्या? तो डीएनए यह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका संक्षिप्त रूप है। और जैसे कि इस आकृति में हम देख सकते हैं, एक हमें सर्पिलाकार रचना जो है वह दिखाई देती है। इस रचना को हम द्विसर्पिलाकार रचना ऐसा कहते हैं। डीएनए जो है वह न्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला की या न्यूक्लियोटाइड्स के छोटे छोटे अणु से बनी हुई एक रचना है। ये जो डीएनए है वह इस न्यूक्लियोटाइड के दो सर्पिलाकार रचना जैसी हमें दिखाई देती है, सर्पिलाकार रचना हमें दिखाई देती है। तो इस डीएनए में हमने अभी देखा जैसे कि फॉस्फोरिक अम्ल और शर्करा युक्त अणु इसका और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का समावेश होता है। तो ये जो हमें इस प्रकार की सर्पिलाकार की जो दोहरे बंध दिखाई देते हैं वह एक दूसरे के समांतर और सर्पिलाकार में जुड़े हुए हैं, और वह जो खंभों के जैसे, अगर हम एक सीढ़ी की तुलना करें इस रचना की सीढ़ी के साथ अगर हम रचना करें तो ये सीढ़ी के दो खंभे हैं। ये जो सर्पिलाकार हमें रचना यहाँ दिखाई देती है वह एक सीढ़ी के जैसे कि खंभे है,
और वह शर्करा युक्त अणु और फास्फरिक अम्ल से बने हुए हैं। और जैसे कि एक सीढ़ी में पायदान होते हैं जिन्हें चढ़कर हम ऊपर जाने वाले होते हैं, तो वैसे ये हमारे सीढ़ी के खंभे जो सर्पिलाकार है, न्यूक्लियोटाइड बंध है, वह दोहरा बंध है, और जिसमें ये हमारे जो हमें पायदान जो है हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए जो पायदान हमें दिखाई देते हैं वह नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की जोड़ियों के रूप में होते हैं। तो देखो बच्चों कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। इस प्रकार के नाइट्रोजन युक्त पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। इसके लिए न्यूक्लियोटाइड्स भी 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमने सुना नाइट्रोजन युक्त पदार्थ 4, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो ये जो एडेनिन और ग्वानिन है वह उन्हें एकत्रित रूप से हम प्यूरिन्स कहते हैं, और थाइमिन और साइटोसिन जो है उन्हें जो है हम थाइमिन और साइटोसिन को हम पिरिमिडिन्स कहते हैं। और हमेशा जैसे कि अभी हमने कहा ये पायदान है, हाइड्रोजन बंध के ये पायदान नाइट्रोजन युक्त पदार्थ से बने हुए हैं, और ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हमेशा 2 जोड़ियों के रूप में है। तो वह जोड़ियाँ कौन सी है? तो एडेनिन की थाइमिन के साथ और ग्वानिन की साइटोसिन के साथ। इस प्रकार की ये डीएनए की रचना होती है। अभी हम अपने मुख्य घटक की ओर आते हैं। जो 3 प्रश्न थे उनके उत्तर हमने लिए हैं। अभी हमारा मूल घटक है अनुवंशिकता एवं अनुवंशिक बदल। तो अभी अनुवंशिकता क्या है या अनुवंशिक बदल किस प्रकार आते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कार्य इन वैज्ञानिकों ने किया, जिनका नाम है ग्रेगर जोहान्स मेंडल। एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुकों द्वारा दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को अनुवंशिकता कहते हैं। और उसका अध्ययन करने वाले ग्रेगर जोहान्स मेंडल, इनके बारे में जानकारी देखेंगे हम। उन्होंने 1886 के आसपास लंबी अवधि तक संशोधन करके अनुवंशिकता के विषय में निष्कर्ष खोज निकाला। बच्चों, ये यही वैज्ञानिक है जिनके बारे में हमने अभी में जानकारी ली थी कि मटर के पौधों पर उन्होंने संशोधन किया था कि उन्हें देखना था कि सच में किस प्रकार किसी पीढ़ी के लक्षण अगली पीढ़ी में संक्रमित होते हैं। उसका अभ्यास करने के लिए उन्होंने मटर के पौधों का वापर किया था, जिसमें देखो हमने प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, वो हमने समझ लिया था। उसने मटर के बौने पौधा लंबा या मटर के हरे दाने या पीले दाने, इस प्रकार की रचना या जोड़ियाँ उन्होंने ली थी, और उनके गुण किस प्रकार अगली पीढ़ी में जा रहे हैं वह उन्होंने खोज निकाला था। अनुवंशिकता के विषय में निष्कर्ष खोज उन्होंने निकाला था। अगले है वैज्ञानिक जिनका योगदान अनुवंशिकता में हम देखेंगे, ह्यूगो द रिस। उन्होंने 1901 में उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा अचानक होने वाले परिवर्तन के पीछे का कार्य कारण भाव उन्हीं के कारण हमें समझ में आया। 1901 में इनके उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा अचानक होने वाले परिवर्तन पीछे का कार्य कारण भाव समझ में आया कि हमें पता है, जैसे कि अभी हमने सुना पहले प्रश्न में कि गुणसूत्र ही क्या करते हैं, एक पीढ़ी के जो गुण है वह अगली पीढ़ी में संक्रमित करते हैं। किंतु कभी कभार इन गुणसूत्रों की संख्या कम होती है या अधिक भी होती है, तो उनका जो बदलाव है, जो अगली पीढ़ी में कुछ बदलाव लेकर आता है, बदल लेकर आता है, तो उसके पीछे का कारण क्या है वह समझने का कार्य ह्यूगो द रिस इन्होंने किया। अगले हैं हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने जानकारी प्राप्त की, उनका नाम है वाल्टर सटन। 1902 में वाल्टर सटन ने कनखजुरा की कोशिका में गुणसूत्रों को जोड़ियों के स्वरूप में देखा। देखो, मनुष्य में भी हर एक में गुणसूत्र एक निश्चित स्वरूप में होते हैं, निश्चित आकार में होते हैं। तो वैसे ही हमारे मनुष्य में गुणसूत्र कुल 46 है। और जैसे कि इनके अनुसार उन्होंने वाल्टर सटन ने 1902 में कनखजुरा की कोशिका में यानी टिड्डे की कोशिका में गुणसूत्र को जोड़ियों के स्वरूप में देखा था। तो उन्हीं के द्वारा हमें जानकारी मिली कि ये गुणसूत्र जो है वह जोड़ियों के स्वरूप में होते हैं। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, और ये गुणसूत्र 46 है मतलब 43 के हम अभी 46 गुणसूत्र है मतलब 23 की जोड़ियाँ होती है। उस 23 की जोड़ियों में
22 जो है 22 जोड़ियाँ जो है गुणसूत्र की वह अलिंग गुणसूत्र, और जो हमारे 23वीं जोड़ी है वह लिंग गुणसूत्र इस नाम से जानी जाती है। अगले वैज्ञानिक है आनुवंशिकता की जानकारी में योगदान देने वाले ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैककार्थी, कॉलिन मैक्लॉयड। उनकी जानकारी देखेंगे हम। 1944 इस वर्ष ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैककार्थी तथा कॉलिन मैक्लॉयड, इन तीनों ने कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी सजीवों में डीएनए ही आनुवंशिक सामग्री होती है, यह सिद्ध किया कि डीएनए ही ऐसा घटक है जो क्या करता है, आनुवंशिक जानकारी को अपने में एकत्रित रखता है और अब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेकर जाते हैं। यह डीएनए ही ऐसा एक महत्वपूर्ण घटक है जो सारी जानकारी जो है किसी एक पीढ़ी के बारे में वह अपने में समाविष्ट रखता है और दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। तो आनुवंशिकता से संबंधित जो जानकारी है वह डीएनए में होती है और वह कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी सजीवों में पाया जाता है। यह जानकारी जो है इन तीनों ने प्राप्त की और ये तीनों ने मिलकर सिद्ध किया था। इसके लिए इस सिद्धांतों को एवरी मैक्लॉयड मैककार्थी एक्सपेरिमेंट सिद्धांत, इस नाम से भी यह सिद्धांत जाना जाता है। एवरी मैक्लॉयड मैककार्थी सिद्धांत, इस नाम से भी इस सिद्धांतों को हम पहचानते हैं। अगले वैज्ञानिक है फ्रैंकाइस जैकब जैक मोनार्ड। 1961 इस वर्ष फ्रांस के जैकब तथा जैक मोनार्ड, इन आनुवंशिकी वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं के कोशिका में डीएनए द्वारा होने वाले प्रथिन संश्लेषण प्रक्रिया की प्रतिकृति तैयार की, जिसके कारण डीएनए अणुओं में छुपे जनुकीय संकेतों को समझने में मदद हुई। इसी से जनुकीय अभियांत्रिकी की दृष्टि से अमाप क्षमता वाली पुनः संयोजी डीएनए तकनीक विकसित हुई। उन्होंने फ्रैंकाइस जैकब और जैक मोनार्ड, इन्होंने क्या किया, तो डीएनए के द्वारा प्रति संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है उसकी प्रतिकृति बनाई और डीएनए के अणुओं में छुपे हुए जो जनुकीय संकेत है, जो जानकारी को इकट्ठा करके अगली पीढ़ी में लेकर जाने वाले हैं, गुणसूत्र की जैसे एक महत्वपूर्ण जानकारी को एकत्रित करके अगली पीढ़ी में लेकर जाने का कार्य करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला घटक जो जनुक है उसके संकेत समझने में मदद हुई उन्हीं के कारण। और ये जनुकीय संकेत की जानकारी समझने के कारण जनुकीय अभियांत्रिकी ये जो है इसकी जानकारी हमें मिलने के कारण एक पुनः संयोजी, एक उच्च क्षमता वाली पुनः संयोजी डीएनए तकनीक विकसित हुई है। जनुकीय अभियांत्रिकी दृष्टि से अमाप क्षमता वाली पुनः संयोजी डीएनए तकनीक विकसित हुई, जिसका वापर किया जाता है अभी उस तकनीक का। अभी हम देखेंगे आनुवंशिकता का उपयोग। आनुवंशिकता का उपयोग में हम पहला उपयोग देखेंगे आनुवंशिक विकृति का निदान करने के लिए। आनुवंशिकता का पहला उपयोग क्या है, तो आनुवंशिक विकृति का निदान करने के लिए आनुवंशिकता का उपयोग होता है। तो पहले बच्चों हम देखेंगे कि आनुवंशिक विकृति क्या है, कि आनुवंशिक विकृति होती क्यों है और कैसी होती है। जैसे आजकल हमें पता है कि खान पान में बदलाव आया तो भी कई सारी बीमारियां होती है, या हमने अभी स्वच्छता नहीं रखी तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं। जैसे अभी हम इस कोविड के बारे में देख सकते हैं कि आजकल हम कितनी सारी न्यूज़ में देखते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, घर में रहो, सुरक्षित रहो, हाथों को बार बार धो, हमें किस प्रकार स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए, साफ़ सफाई घरों की, अपने परिवार की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए, ये बार बार हमें देखने को मिलता है, ये जानकारी हमें सुनने को मिलती है और उसका अनुकरण हम कर रहे हैं क्योंकि कोरोना से हमें बचना है। तो ये आनुवंशिक विकृति वैसी है क्या, तो नहीं। ये आनुवंशिक विकृति जो है वह स्वच्छता न रखने के कारण या खान पान में बदलाव आने के कारण या पर्यावरण में होने वाले बदलाव के कारण या किसी भी प्रकार के प्रदूषण के कारण होती नहीं, वह आनुवंशिक विकृति नहीं है। तो आनुवंशिक विकृति मतलब क्या है, तो ये आनुवंशिक विकृति ऐसी है जब हमने अभी जैसे कि सुना आनुवंशिकता में ही कि गुणसूत्र ही एकमात्र ऐसा घटक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी को संक्रमित करने वाले हैं। किंतु जब ये गुणसूत्रों में कोई बदलाव आता है, गुणसूत्रों में आने वाली असामान्यता या उनमें होने वाला अचानक परिवर्तन, उसी के कारण जो बीमारियां होती है उसे हम आनुवंशिक विकृति कहते हैं। आनुवंशिक विकृति मतलब क्या, गुणसूत्रों की असामान्यता तथा उसमें होने वाला अचानक बदलाव, उसके कारण जो बीमारियां आती है उसे हम आनुवंशिक विकृति कहते हैं।
वह हमारे माता पिता से हमें मिलते हैं, वह किसी भी प्रदूषण के कारण, पर्यावरण बदलाव के कारण नहीं होती, वह जन्मजात हमें अपने माता पिताओं से ही मिलते हैं। ऐसी बीमारियां यानी आनुवंशिक विकृति, कुछ आनुवंशिक विकृतियां तो ऐसी होती है जो हमें बच्चा जन्म लेने के पश्चात तुरंत ध्यान में आती है कि उसे ऐसी ऐसी आनुवंशिक विकृति है, तो तुरंत हमें समझ में आती है। कुछ आनुवंशिक विकृति में ऐसा होता है कि अगर वो आनुवंशिक विकृति इस बच्चों का आए तो उसकी तुरंत उसकी मृत्यु होती है। तो कुछ आनुवंशिक विकृतियां जो है उन्हें समझने में, उनका निदान करने में काफ़ी समय हो जाता है। वह बच्चा जब बड़ा बड़ा होने लगता है तब उस आनुवंशिक विकृति का ज्ञान हमें होता है कि उसे इस प्रकार की आनुवंशिक विकृति से वह बाधित वह बच्चा है। तो आनुवंशिक विकृति कौन सी है, किस प्रकार की है? आनुवंशिक विकृति का निदान करने के लिए इस आनुवंशिकता का उपयोग होता है। दूसरा उपयोग है आनुवंशिक विकृति का प्रतिबंध एवं नियंत्रण करने के लिए। प्रतिबंध करना मतलब क्या? उसे होने से ही रोकना। अगली पीढ़ी अभी मतलब हमारे माता पिता को है तो उनसे जो बच्चा होने वाला है उन तक वह जाए ही ना, इसके लिए उसके ऊपर प्रतिबंध करना। उसे रोकने के लिए वह बच्चा जन्म लेने से पहले ही हम किस प्रकार के उपचार कर सकते हैं, और उसे रोकना मतलब प्रतिबंध करना। एवं नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण मतलब अगर हुई भी तो उसे हमें किस प्रकार रोकना है, उसे और बढ़ाने देना नहीं है, जो जिसे आगे जाकर उस बच्चे के लिए घातक साबित हो तो उसे नियंत्रण करना। आनुवंशिक विकृति को प्रतिबंध करना, उसे रोकना एवं नियंत्रण करने के लिए, उसे कंट्रोल में रखने के लिए उसका उपयोग, आनुवंशिकता का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ फांगकोट और रंजकहीनता उसके हमने यहाँ तस्वीरें हम देख रहे हैं। तो अभी एक रंजकहीनता मतलब होता क्या है, तो जैसे कि हमें पता है, आप 9वीं में सीख चुके हो, मेलानिन नामक जो घटक है, रंग द्रव्य है, वह हमारे शरीर को रंग, निश्चित रंग देने का कार्य करता है। अगर इस मेलानिन के घटक में अगर कोई कमी आई तो इस प्रकार के बच्चे जो है वह दिखाई देते हैं। जैसे कि उस बच्चे में, एक बच्चे की आंखें हमें लाल दिखाई दे रही है, तो दूसरे बच्चे के जो बाल है वह हमें भूरे, ऐसे सुनहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, और रंग उसका और गहरा ऐसा दिखाई दे रहा है, रंजकहीनता। इस प्रकार की आनुवंशिक विकृति हो सकते हैं। वैसे हम देख सकते हैं कि मधुमेह, अस्थमा, यह भी आनुवंशिक विकृतियां ही है। अभी तीसरा है उपयोग आनुवंशिकता का, प्रथिन संश्लेषण के अध्ययन के कारण आनुवंशिक विकृति होने पर उपचार करने के लिए। प्रथिन संश्लेषण के अध्ययन के कारण आनुवंशिक विकृति होने पर उपचार करने के लिए आनुवंशिकता का उपयोग किया जाता है। तो अभी प्रथिन संश्लेषण मतलब क्या? तो प्रथिन संश्लेषण मतलब ही एक ऐसी क्रिया कि जिसमें टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए तथा एंजाइम्स, इनके माध्यम से, इनकी भागीदारी से अमीनो अम्ल की एक होने वाली खड़ी श्रृंखला जो प्रथिन तक पहुंचती है, उसे हम प्रथिनों का संश्लेषण कहते हैं। तो ये जो प्रथिन संश्लेषण की जो जानकारी है वह हमें मिलने के कारण हम आनुवंशिक विकृति अगर संभवतः किसी को हुई तो उस पर हम उपचार कर सकते हैं। अभी हमने जैसे कि बोला था कि मधुमेह भी एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है। तो ये मधुमेह मतलब ही डायबिटीज़, तो जिसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में, अपने अग्नाशय में इंसुलिन नामक एक स्राव जो है वह स्रवित होता है, और ये इंसुलिन का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में जो अतिरिक्त शर्करा उत्पन्न होती है उस शर्करा को नियंत्रण में रखना, ये कार्य जो है वह इंसुलिन करता है। किंतु जिस व्यक्ति को मधुमेह हुआ है उस व्यक्ति में वह इंसुलिन जो है उसका निर्माण होने का कार्य वह कम हो जाता है, या इंसुलिन की निर्मित रुक जाती है। तो उसी के कारण इंसुलिन की निर्मित रुक जाने के कारण क्या होगा, जैसे कि अभी हमने सुना, इंसुलिन का कार्य ही क्या है, वह शर्करा को नियंत्रण में रखता है। किंतु ये किसी कारणवश इस व्यक्ति में अग्नाशय में इंसुलिन की निर्मित भी रुक गई या निर्मित होना कम हो गया तो उस व्यक्ति को मधुमेह होता है, क्योंकि उसके शरीर में निर्माण होने वाली शर्करा नियंत्रण में नहीं रखी जाती। तो ऐसे में क्या किया जाता है, उसे इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है जो उस शर्करा को नियंत्रण रखने का
कार्य करता है। इस प्रकार कई सारे उपाय योजना जो है कई सारे उपचार पद्धतियाँ जो हैं तकनीकों का वापर आजकल हम देख रहे हैं। अगला जो चौथा उपयोग है आनुवंशिकता का जो है कि प्राणियों तथा वनस्पतियों की संकरित प्रजाति का उत्पादन करना। प्राणियों तथा वनस्पतियों की संकरित प्रजाति का उत्पादन करना। जैसे कि हमें पता है कि हमारे देश में अधिकतर लोग जो है कृषि पद्धति का अवलंब करते हैं और कृषि के साथ साथ हम उसके पूरक व्यवसाय जो पशुपालन है उससे भी अधिक महत्व देते हैं। और पशुपालन करने के कारण और कृषि को महत्व देने के कारण हमारे देश में दुग्ध व्यवसाय भी अभी बड़े पैमाने में हो रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, अभी कुछ संकरित पशुओं की या गायों की निर्मित की जाती है जो मतलब जो सामान्य गाय 3 से 4 लीटर दूध दे रही है प्रतिदिन, वही जो संकरित अगर गाय हो तो वह संकरित गाय प्रतिदिन 8 से 10 लीटर इतना दूध दे सकती है। तो ये संकरित का प्रभाव है। तो ये हमें लाभ संकरण पद्धति के द्वारा हुआ। अभी वनस्पतियों की संकरित पद्धति का अगर हम देखें तो जैसे कि हमने मेंडल के इसमें देखा मटर के पौधों की उसकी निर्मित उसने की थी कि किस प्रकार संक्रमित हो रहे प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी कि या हम देख सकते वनस्पतियों में अभी कुछ दुर्लभ प्रजातियां हैं। वनस्पतियों को बड़े पैमाने पे उनकी जो कटाई वगैरह हुई, औद्योगिकरण बढ़ता गया, लोक संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई हमारी मांगे भी बढ़ती गई और उसके कारण औद्योगिकरण भी बढ़ता गया। और उसकी उपलब्धता के लिए हमें औद्योगिकरण या लोगों की जो बढ़ती हुई मांगे हैं ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए वनस्पतियों की कटाई भी बड़े पैमाने पर होती गई थी। तो इसीलिए कुछ वनस्पतियाँ अभी दुर्लभ है या बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। तो उन प्रजातियों को बचाए रखने के लिए भी हम अभी उत्तक संवर्धन जिसे टिश्यू कल्चर हम बोलते हैं उस तकनीकों का वापर हम करते हैं। तो इस प्रकार हम सुधारित वनस्पतियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आजकल हम देख सकते हैं कि शिमला मिर्च अगर हमने उदाहरण लिया तो अभी हमें पीले लाल इस कलर के आराम से प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, टमाटर भी एक प्रजाति है। हम देख सकते हैं कई सारे जैव प्रौद्योगिकी का विकास होने के कारण कई सारे हमें बदलाव जो है वह वनस्पतियों में भी हमें दिखाई दे रहे हैं। और इस पद्धतियों के कारण जो संकरण करने के पश्चात जो पशु तैयार हुआ है या जो वनस्पति तैयार हुए जो संकरण पद्धति के द्वारा तैयार हुए हैं उनकी जो गुणवत्ता जो है वो अधिक होती है। अभी एक संकरण के लिए अगर उदाहरण लिया हमने कि अगर कोई एक जो आम है उसमें गूदा तो अधिक है किंतु वह स्वाद में खट्टा है, और एक ऐसा आम है जो जिसमें गूदा अधिक है। अभी हमने 2 आम देखे कि एक ऐसा जिसमें गूदा अधिक है लेकिन वो खट्टा है, किंतु दूसरा आम ऐसा है कि जिसमें गूदा तो कम है किंतु स्वाद में वह बहुत मीठा है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे 2 अलग अलग लक्षण दिखाने वाले प्रजातियों को संकरित किया जाता है। तो संकरण करने के कारण क्या हुआ, जब वो नई प्रजाति तैयार हुई तो वह कैसी थी, आने वाले आम में गूदा भी अधिक और स्वाद में भी वह मीठा। तो ये पद्धति हम देख सकते हैं। तो ये संकरण का लाभ है। हमें जैसे चाहे हम उपज बढ़ाने के लिए, उत्पादन की मांग बढ़ाने के लिए, या हमारे जो किसान हैं वह भी इस नई तकनीकी का वापर करके खुद का लाभ कर सके, तो इस संकरित प्रजाति का भी उपज या उत्पादन को अधिक महत्व दिया गया है। अभी आखिरी उपाय जो है उपयोग जो है वह हम आगे देखने वाले हैं। 5वां आनुवंशिकता का उपयोग। सूक्ष्मजीवों का जहाँ उपयोग होता है ऐसी औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आज आनुवंशिकता का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मजीवों का जहाँ उपयोग होता है ऐसी औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आज आनुवंशिकता का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्मजीव हमें पता है 8वीं में हमने सीखा है कि कुछ सूक्ष्मजीव हानिकारक भी होते हैं तो कुछ सूक्ष्मजीव उपयोगी। सभी सूक्ष्मजीवों के कारण हम बीमारी पड़ते हैं ऐसा नहीं, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे कि हमें पता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जिसमें वनस्पतियों को जो प्रथिन की आवश्यकता होती है वह प्रथिनों का संश्लेषण करने का काम, क्योंकि वनस्पतियाँ डायरेक्टली तो नाइट्रोजन नहीं ले सकते, नाइट्रोजन का प्रमाण तो अधिक मात्रा में है पर्यावरण में, वातावरण में, किंतु उस वायुमंडल स्थित नाइट्रोजन का वनस्पतियाँ वैसे ही नहीं ले सकती। तो जो सूक्ष्मजीव वनस्पतियों में
या वनस्पति के गांठों में स्थित एजोटोबैक्टर नामक जो सूक्ष्मजीव है वह मदद करते हैं प्रतिनों का संश्लेषण करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और उसका नाइट्रेटों में बदलते हैं या नाइट्रिक अम्लों में बदलते हैं। मतलब हमने देखा कि कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए उपयोगी भी है, हमारे रोग का कारण भी बनती है, तो कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। जैसे इडली डोसा में बीजों का किण्वन प्रक्रिया करने वाले जो सूक्ष्मजीव है वह भी हमारे लिए उपयोगी है। तो वैसे ही जब सूक्ष्मजीव ऐसे जो उपयोगी सूक्ष्मजीव है उनके जनुकीय परिवर्तन करके उनका जनु में बदलाव करके क्या किया जाता है, उन उपयोगी सूक्ष्मजीवों को हमारे फायदे के लिए या औद्योगिकरण का विकास करने के लिए उनका वापर किया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं प्रतिजैविक तैयार करना, जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे हम अभी इस बीमारी को कोरोना को डर रहे हैं, बहुत अगर हम सुरक्षित रखने का प्रयास करें खुद को तो शरीर सुरक्षित है। तो उसी प्रकार जैसे कि डेंगू मलेरिया जैसी जब महामारियाँ आई थी तभी भी क्या किया गया, प्रतिजैविक उनके बारे में वो जिन विषाणुओं से हो रहे उनका अध्ययन किया गया और उन पर प्रतिजैविक बनाए गए। तो वैसे इस बीमारी पर भी अभी प्रतिजैविक खोजने में वैज्ञानिक लगे हुए हैं या प्रयास अभी भी जारी है। तो वैसे ही ये सूक्ष्मजीव है जिनका जहाँ उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है उनमें जनुकीय बदलाव किया जाता है। जनुकीय परिवर्तन करने के पश्चात उनसे कई सारे प्रतिजैविक मतलब टीका जो है वह किया जाता है। कृषि उपज पद्धति में भी उसका वापर किया जाता है या उन सूक्ष्मजीवों के द्वारा क्या किया जाता है, जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसे स्वच्छ करने में भी हम सूक्ष्मजीवों का वापर कर सकते हैं। इस प्रकार सूक्ष्मजीवों का जहाँ उपयोग होता है ऐसे औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी आज हम जनुकीय बदलाव करके परिवर्तन करके हम उन उपयोगी सूक्ष्मजीवों का वापर करते हैं। इस प्रकार आनुवंशिकता में इसका भी वापर किया जाता है। बच्चों अभी यहाँ तक हमने जानकारी प्राप्त की आनुवंशिकता के बारे में। आगे प्रतिलेखन, अगले लेक्चर में हम प्रतिलेखन, भाषांतरण और स्थानांतरण इनके बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।